विश्वनाथ जी के सुपुत्र डॉक्टर अजय कुमार जी को निवेदन करते हैं कि वो अपनी वाणी से सुंदर सुंदर शब्दों से हमें लाभान्वित करें, हमें मेडिकल क्षेत्र में लाभान्वित करें। लखनऊ को कर रहे हैं, जल्दी दिल्ली आए, दिल्ली आए तो ट्रू मीडिया स्टूडियो में भी आए। आपका हार्दिक अभिनंदन। जो शर्त आपके लिए थी वो मंच के लिए भी है। अगर आप ताली नहीं बजाएंगे तो आपको कोई कविगण नहीं है ये लोग, ये कोई एक व्यक्तित्व नहीं है। मुझे हर एक पर्सनालिटी में एक पूरी लाइब्रेरी नजर आती है, कंप्लीट लाइब्रेरी। और वो स्टेबल लाइब्रेरी नहीं जिसमें कभी कभी किताबें आती हैं, एक ऐसी लाइब्रेरी जिसमें हर रोज एक नई बुक स्वतः छपती है, अर्जित होती है। एक ऐसी लाइब्रेरी जो डे बाय डे अंतिम सांस तक ग्रोथ करेगी, मुझे वो लाइब्रेरी प्रतीत होती है। मंच पर आसीन सभी लोगों को मेरा नमन। और हम तो साहब मेजबान हैं, ये लखनऊ है, बाहें खोल के आप लोगों का स्वागत करते हैं। कभी भी कहीं से भी पुकारिएगा, हम उपस्थित हो जाएंगे। बस हमें इतना ही कहना है, इससे ज्यादा हम नहीं जानते। हम बोलने योग्य नहीं है, इस स्थिति में नहीं है आप लोगों के समक्ष कुछ बोल पाए। बस स्वागत का मौका देते रहिएगा, हम हमेशा उपस्थित रहेंगे बाहें खोल के। ये लखनऊ है। थैंक यू, नमस्कार। सर्वप्रथम सम्मानित मंच को मैं प्रणाम करती हूँ, आए हुए विशिष्ट अतिथियों को मेरा प्रणाम। और काव्य पाठ के लिए कलमकार कुंभ की तरफ से जो भी आप सभी साहित्यकारों को मेरा सादर अभिनंदन और वंदन। पहले तो मैं बता दूं कि जैसा कि मेरा परिचय हुआ है एक राजनीतिक के रूप में, तो राजनीतिक ना होके अगर आप मुझे समाज सेविका कहेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं राजनीति में समाज सेवा करने के लिए ही आई हूँ। और ऐसा पथ प्रदर्शन मेरे पिता तुल्य, मेरे ससुर जी जो सामने बैठे हुए हैं, उनके द्वारा मुझे मार्गदर्शित किया गया है और मैं उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं यहाँ हूँ। तो मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन करती हूँ, वो मेरे लिए ईश्वर का आशीर्वाद है। और बैठे हुए हमारे हस्बैंड, मेरे पतिदेव, जो पिछले 10 सालों से समाज सेवा कर रहे हैं, जो भी समाज सेवा राजनीतिक रूप में आके जो भी समाज सेवा हो रही है, वो बीज उन्होंने बोया था, मैंने उसी को सिर्फ काटा है। और उसी के बाद मैंने इतने हाईएस्ट वोट से मैं जीती हूँ। जो मेयर के बाद का सबसे हाईएस्ट वोट है वो मुझे ही मिले हैं, तो इसके लिए भी मैं अपने समाज के लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और कहते हैं ना कि अगर रिजल्ट अच्छा होता है तो आगे कार्य करने की क्षमता और बढ़ जाती है। तो इसी एक आशा के साथ मैं इस क्षेत्र को, अभी हमारे 100 डेज आज ही पूरे हुए हैं पार्षदी के, तो मैं कोशिश करूंगी कि आगे आने वाला समय भी ऐसा हो कि आप सभी की बेटी और आप सभी की बहन हो, आप लोगों का नाम रोशन कर सकूं और आप लोग मेरा नाम फख्र से हर जगह बोले कि हाँ, वो गौरी सावरिया है जिसने हमारे समाज का नाम रोशन किया है। तो मैं अब मैं अपना छोटा सा एक परिचय भी दे दूं कि मैं एक मेरी डांस एकेडमी है, मैं डांस एकेडमी भी चलाती हूँ। एंड मैंने कथक का पूरा कोर्स भी किया है प्रयाग से। और मैं एक बहुत बड़ी प्लांट लवर भी हूँ, नेचर लवर भी कह सकते हैं आप मुझे पेड़ पौधों का भी बहुत शौक है। और कोविड में जब मेरा एकेडमी बंद हो गया तो मैंने एक प्लांट गैलरी खोली है, जिसमें आप गिफ्ट पर्पज से प्लांट्स रेडी करे हुए गिफ्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज, मैं एक एनिमल लवर भी हूँ। जैसे कि लोग भंडारों में पूरी का वितरण करते हैं, हम लोग प्लांट का भंडारा लगाते हैं अपने वार्ड में। तो और मेरी सीखने की एक रहती है, हर चीज, छोटी छोटी चीजों को हमेशा मैं सीखती रहती हूँ। तो कविता, आज मुझे ऐसा लगा नहीं था कि मैं इतनी देर रुक पाऊंगी, लेकिन मेरा ये भी एक शौक है कविता सुनना और कहना। लिखती तो नहीं हूँ, इतना हुनर नहीं है मेरे अंदर, लेकिन जो सुन लेती हूँ और जो अच्छी लगती है उन्हें नोट कर लेती हूँ। तो छोटी सी है, मैं सुनाना चाहूंगी और एक अपना परिचय देना चाहूंगी कविता के माध्यम से। मैं भारत वर्ष की बेटी हूँ, हरगिज डर नहीं सकती, मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती, मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। जो कायर हो गया दुनिया के आगे सर झुकाता है, जो कायर हो गया
दुश्मन के आगे सर झुकाता है, उसे मर जाऊंगी लेकिन नमन मैं कर नहीं सकती, उसे मर जाऊंगी लेकिन नमन मैं कर नहीं सकती। और बुजुर्गों की मेरे जीवन में बहुत अहम भूमिका रहती है, बहुत ही ज्यादा। मुझे लगता है कि जिंदगी में अगर जो मैंने कमाया है शायद मैंने उन्हीं के आशीर्वादों से कमाया है। तो उनके लिए भी मैं एक छोटी सी बात रखना चाहूंगी। जिस प्रकार भवन निर्माण के लिए पाए की जरूरत होती है, सुंदर दिखने के लिए काया की जरूरत होती है, इसी प्रकार भविष्य को सुंदर बनाने के लिए बुजुर्गों के आशीर्वाद की जरूरत होती है। तो बुजुर्गों का आशीर्वाद सदैव सराहनीय है। आप सभी पीछे जो बैठे हैं, आगे तो श्रेणी में है वो बुजुर्ग हैं ही, जो पीछे हमारे छोटे भाई और बहन बैठी है, वो हमेशा उनका आशीर्वाद लेते रहें और अपने जीवन को हमेशा ऊंचाइयों तक पहुंचाते रहें। एक बात और कहना चाहूंगी, अगर आप आज्ञा दें तो। बहुत देर के बाद आपने मौका दिया है तो अब इसका बदला लेके ही जाऊंगी मैं। मेरे लिए तो बोला नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कैसा नहीं, आपका मन संचालन तो सराहनीय है, क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी इंसान को कभी ये नहीं लगा कि मैं उठ के बाहर निकलूं। या तो आपका वो डर था, या तो वो आपका एक हंसी मजाक का एक चीज थी जो आपने इतना अच्छे से मन संचालन किया। तो मैं समाज के लोग एक बात कहना चाहूंगी, हम उस समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग। हम उस समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, मजदूर को मजदूर समझिए मजबूर नहीं, गरीबों को काम दीजिए दान नहीं। अगर दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्तदान दीजिए, और मरने के बाद अंगदान देकर किसी को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति, यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को नमन, वंदन, अभिनंदन, और क्षमा चाहूंगी अगर मैंने कुछ गलत बोला हो। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। समय जो चल रहा है कार्यक्रम का, अभी तक सभी के चेहरों पे, और मुझे लगता है सभी के हाथ भी बहुत गर्म हो गए होंगे। सम्मानित मंच पर हमारे सभी अतिथिगण, उपस्थित सभी साहित्यकार, कविवर, और हमको यहाँ पे निमंत्रित करने वाले आदरणीय चंद्रा सर, जिनसे शायद मेरी फोन पे बहुत बार बात हुई, लेकिन इतने सारे कार्यक्रम लगे थे कि मुलाकात नहीं हो पा रही थी। पापा ही से मुलाकात हो पा रही थी, मैं प्रयास कर रहा था, लेकिन मैं दिल से बोलूं, आज अपने परिवार के बीच में आके बहुत ही अभिभूत हूं। राजनीतिक जीवन मेरा बहुत समय से 2010 से चला। मैं निर्दलीय भाजपा के अगेंस्ट लड़ा राजाजीपुरम परिक्षेत्र से, और लगभग 1400 वोट से जीता। और उसके बाद जो सेवा करी, पार्टी ने मुझे टिकट दिया, तो हम लोग अगली बार लखनऊ में सबसे ज्यादा वोटों से जीते 2017 में, जब पार्टी ने हमको टिकट दिया। इस बार सीट महिला हुई, पार्टी ने गौरी जी को उनकी सेवा को देखते हुए उनको टिकट दिया, और ये पूरे प्रदेश में 8181 वोट पा करके सर्वाधिक मत पाने वाली विजेता रही। और राजनाथ जी ने भी आपकी बहुत प्रशंसा करी। आज हमारा परिवार बैठा हुआ है, परिवार के वो लोग जो हमको दिशा देते हैं, और मैं ये देख रहा हूं कि बहुत सारे युवा मातृशक्ति भी कवि हैं, युवा साथी भी कवि हैं, और ये जो लोग बैठे हुए हैं दूर दूर से आए हुए हैं, वसुदेव कुटुंबकम की याद आ रही कि पूरे देश से यहाँ पे जो यहाँ पे उपस्थिति हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं यहाँ पे आपने मुझे बुलाया, मेरे पिताजी को जो हमारे मार्गदर्शक हैं उनको आपने यहाँ आमंत्रित किया, बहुत खुशी की बात है। हमारा भी प्रतिष्ठान है राजाजीपुरम में, गुलमोहर रेस्टोरेंट के नाम से बैंक्वेट हॉल है हमारा। हमारी क्रिकेट की एकेडमी है, मैं जो कि क्रिकेटर ही रहा, और मेरी ताइक्वांडो की एकेडमी है, वाइफ मेरी डांस एकेडमी चलाती हैं, प्लांट की भी गैलरी है आपकी। तो हम लोग भी आपसे वादा करते हैं, अगर परिक्षेत्र में कभी भी कोई कार्यक्रम होगा तो ये सावरिया परिवार आपके साथ में सदैव कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। क्योंकि वो एक कहावत है, हम लोग चूंकि जिस बिरादरी से आते हैं, जिस तबके से आते हैं,
बहुत सारी कहानियां उसकी हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, खासकर युवा साथियों से, कि सियासत में तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता। सियासत में तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता, तेरी नजरों में गायब या नुमाया हो नहीं सकता। भले ही दफन कर दो मुझको गहरी मिट्टी में, मगर भले ही दफन कर दो मुझको गहरी मिट्टी में, मगर सजन का बीज हूं, मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। तो आप में अगर टैलेंट है, आप में अगर प्रतिभा है, आपके साथ बुजुर्गों का साथ है, आप सही मार्गदर्शन में चल रहे हैं, निश्चित तौर पर आपको कामयाबियां मिलेंगी। भले ही कोई आपका गॉडफादर राजनीतिक क्षेत्र में ना हो या किसी भी क्षेत्र में ना हो, लेकिन आप अगर ईमानदारी के साथ में चलेंगे, एक पान की दुकान से आज अगर हम इस मंच पे हैं तो मेरे पिताजी की देन है, पिताजी की सच्ची निष्ठा है कि मेरे पिताजी पान की दुकान चलाते थे यही चारबाग में। आज पिताजी के आशीर्वाद से हम लोग समाज के ऐसे मंच पे बैठे हैं जहां पे इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। आप जैसे लोगों के सामने बोलने का अवसर दिया, अब मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं गौरी जी को, उनके उज्जवल भविष्य की, राजनीतिक जीवन की भविष्य की मैं शुभकामनाएं देते हुए पुनः इस सफल आयोजन की आप सभी को मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि कोई अगला कार्यक्रम हमारे प्रतिष्ठान में भी आप सुनिश्चित करेंगे। हम लोग दिल खोल करके आपके कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। में जितने भी लोग सम्मिलित हुए, मैं उनका सहृदय अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथी मंचाधीश जिन्होंने इतना ढेर सारा समय दिया, और जो भी यहाँ के व्यवस्थापक हैं, कहीं ना कहीं से वो भी प्रशंसा के पात्र हैं। आप सब इतनी दूर दराज से आए हुए हैं, आप सबका इस लखनऊ में सहृदय अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं तो मानता हूं कि यह सब कुछ करने के लिए मना स्थिति की बहुत बड़ी जरूरत होती है। और सच मानो तो ये कि मना स्थिति ही तो परिस्थितियों की जन्मदात्री है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा करता है, दिन वैसा ही बन जाता है, और फिर उसी के अनुसार उसके जीवन में संकट और सौभाग्य की स्थितियां परिस्थितियां आती हैं, और उसी के आधार पे वो जीवन में बुलंदियों को छूता है और फुटपाथ पे सोता है। ये सब मना स्थिति की देन है। आज मैंने पाया यहाँ पर जितने सारे वक्ता है, जितने सारे लोग इस मंच पर आए और जो बैठे हुए हैं, मैंने देखा कितना बड़ा पदबोध है। और पदबोध जीवन को आगे बढ़ाने में नितांत आवश्यक होता है। जहां पदबोध है वही रिश्ते दिखते हैं, क्योंकि पद से ही रिश्ते निकलते हैं। और जहां रिश्ते दिखते हैं वही कर्तव्य दिखते हैं, क्योंकि रिश्तों में ही कर्तव्य निभाए जाते हैं। और जहां कर्तव्य किए जाते हैं वहां एक संघर्ष की, एक कर्म की और संघर्ष की आवश्यकता होती है। और जहां संघर्ष जितना बड़ा होता है, जीवन में उतना ही बड़ा तीखापन होता है। और जिस जीवन में जितना बड़ा तीखापन है, वह जीवन उतना ही मस्त कहलाता है। सब कुछ पाया जा सकता है, सब कुछ पाया जा सकता है, सिर्फ खुद के इच्छा शक्ति के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। आज इस मुकाम पे ये जो संस्थान पहुंचा है, कहीं ना कहीं से इससे जुड़े हुए लोगों की इच्छा शक्ति ही तो है। आज बातें हो रही हैं हिंदुस्तान के कोने कोने में जाने की, आज बातें हो रही हैं कि तमाम और देश के बाहर के देशों में कार्यक्रम आयोजित करने के, ये इच्छा शक्ति ही तो है। मैं
लखनऊ की तरफ से आपकी इच्छा शक्ति को सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और सहृदय अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय वेद प्रकाश प्रजापति जी, विशिष्ट अतिथिगण माननीय गौरी सांवरिया जी, उप सचिव राज्य सचिवालय अमरीश कुमार सिंह जी, डॉक्टर अजय कुमार जी और इस कार्यक्रम के संरक्षक श्री शिवनाथ सिंह जी, संस्थापक सुरेश चंद्रा जी और यहाँ पर जो जितने भी मनीषीगण, हमारे कवि, कवियत्री और श्रोतागण हैं, मैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। समय जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं काफ़ी हो चुका है और हमारे जो मंच संचालक हैं वो अपनी काबिलियत से काफ़ी लोगों को अभी भी बांधे हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। ये मेरा सौभाग्य है कि आज के दिन मुझे जो हमारे संरक्षक हैं शिवनाथ सिंह जी और उनके सुपुत्र और डॉक्टर सुरेश चंद्रा जी ने इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। मैं यहाँ पर पोस्ट मास्टर जनरल हूँ, जिसको डाक महाअध्यक्ष भी बोलते हैं, और पोस्ट मास्टर जनरल एक रीजन को देखता है, पूरे स्टेट को नहीं देखता है। मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा क्योंकि जब आपने कहा तो मेरे कंधे थोड़े से झुक गए थे, लग रहा था कि बहुत ज़्यादा आ गया है जिम्मेदारी का। तो ऐसा कार्यक्रम, साहित्य का कार्यक्रम, एक कुंभ की तरह, जो उसका नाम दिया गया है कलमकार कुंभ, एक कुंभ की तरह है कि विभिन्न जगहों से मनीषीगण यहाँ पर आए हैं और सबने अपनी अपनी विधा, अपना अपना जो उनका जीवन का अनुभव है, निचोड़ है, उसको सबके सामने प्रस्तुत किया। सभी उससे लाभान्वित हुए और जो साहित्य है, जो रचना है, वो निरपेक्ष नहीं होती है। वो या तो कवि का अपना अनुभव होता है जो खुद उसने भोगा है, या समाज में उसने देखा, जो हमने देखा कि समसामयिक रचना भी थी, कुछ लोगों ने बहुत दर्शन पे बहुत अच्छी रचनाएं प्रस्तुत करी। वास्तव में जो ये आयोजन हुआ, ये एक बहुत ही स्तरीय आयोजन है और उसके लिए जो भी संयोजक हैं, जो भी कार्यक्रम को संचालित करा रहे हैं, वो बहुत ही धन्यवाद के पात्र, बधाई के पात्र हैं। और जो संयोजिका जी हैं शशि श्रीवास्तव जी और डॉक्टर गीतम सिंह जी, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। पहले मैं सोच रहा था कि बहुत टाइम हो गया है, मैं बस 2-4 शब्द बोल के रुक जाऊंगा, लेकिन अब मैं भी नहीं रुकूंगा, कुछ मेरा भी सुनाने का मन हुआ है। और खासतौर पे जो हमारे जो सांवरिया जी आए हैं, उनके परिवार आया है, उन्होंने वाकई बहुत अच्छी बातें कही और उससे पहले भी बहुत अच्छी बातें हुई, लेकिन जो चरम पे पहुंचे और जो उन लोगों ने बातें की कि किस तरह से आप अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं, मैं सभी मनीषियों की तरफ से, सभी मजदूरों, किसानों की तरफ से 4 लाइनें आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। मेरी मुफलिसी का ना मजाक कर, मेरी मुफलिसी का ना मजाक कर, मेरे सर पे उसका हाथ है। मेरी मुफलिसी का ना मजाक कर, मेरे सर पे उसका हाथ है, तेरी मुफलिसी को दूर कर दिया जिसने तक तो ताज है। और क्योंकि होता यह है कि हम लोग सोचते हैं कि जो लोग आज ऊंचे पदों पर बैठे हैं वो शायद उसके हकदार हैं, उन्होंने उसको अर्जित किया है इसलिए वो उसके हकदार बन गए हैं, लेकिन वहां कोई भी पहुंच सकता है। उसके लिए अब वो जो पहले प्रतिमान गढ़ दिए गए थे, जो लोग कहते थे कि यही व्यक्ति, यही परिवार, यही लोग इस पद के हकदार हैं, अब ऐसा नहीं है। एक आम आदमी भी इस देश में किसी भी पद पे पहुंच सकता है, चाहे वो प्रशासनिक पद हो या राजनीतिक पद हो।
और मैं उसी को कहते हुए अपनी बहुत जल्दी जल्दी मैं सुनाऊंगा। जब विद्यार्थी जीवन में हम थे, मुरादाबाद में एमए कर रहे थे, बिजनौर के रहने वाले हैं, किसी तरह की कोई कमी नहीं रही, कभी कोई अभाव नहीं रहा, और जो संस्कार मिले उसने हमेशा आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। लेकिन फिर भी उस टाइम पे लोग पूछते थे कि मतलब सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो। बहुत सारे उदाहरण मिलते थे कि हमारे गांव में भी एक लड़का तैयारी कर रहा था, तो हमें उत्सुकता होती थी कि पूछे क्या कर रहा है, अब क्या हुआ उसका, तो बताते थे कि वो पटवारी में सेलेक्ट हो गया है। तो मतलब वो लोग जो है मनोबल के परीक्षा लेते थे उस समय पे। तो तब ये 1997 में मैंने एक कविता लिखी थी, लिखी अपने लिए थी। वो मैं जो हमारे युवा लोग हैं यहाँ पे और जो बुजुर्ग हैं वो समझेंगे उस द्वंद्व को उस समय के, और मैं जल्दी जल्दी सुना के अपनी बात खत्म करूंगा कि जो बढ़े हैं आगे अब न वापस आएंगे, हम तय की हुई बुलंदियों को छू कर दिखाएंगे। अकेले हैं हम, रास्ता भी अनजान है, पर मन में है दम इसलिए लगता आसान है। गम आए भी जिंदगी में तो न मातम मनाएंगे, हम तय की हुई बुलंदियों को छू कर दिखाएंगे। अकेले हैं तो क्या हुआ, आशा का प्रकाश तो है कि पार कर ही लेंगे ये रास्ता, ऐसा ख्वाब तो है। अपनी कमियों को हम अब दूर भगाएंगे और तय की हुई बुलंदियों को छू कर दिखाएंगे। जीवन का ये फलसफा बना लिया है, संघर्षमय जीवन जो अपना लिया है। आंधी तूफान अगर आए तो रौंदते जाएंगे, अपने सुखद आज को संवारते जाएंगे। फिर देखना कि कैसे हम तय की हुई बुलंदियों को छू कर दिखाएंगे। ये 1997 की कविता थी, जो तब जब एमए कर रहे थे। तो ये बेसिकली अपने लिए लिखी जाती थी। जब कोई सवाल पूछता था तो अपने को जवाब देने के लिए, अपने को हौसला बढ़ाने के लिए ये कविताएं लिखी जाती थी। इसलिए अपनी कविता पढ़ के मैं खुद भी लाभान्वित हुआ और जिन को मैंने पढ़ाई उनको भी लाभ हुआ। और जो आज हम लोगों ने जितने कवियों की कविताएं सुनी हैं उससे वाकई समाज बहुत लाभान्वित होता है। आप लोग जो कार्य कर रहे हैं वो लगता है, लोगों को लगता है कि मतलब इसमें क्या खास है, लेकिन समुद्र मंथन आप लोग कर रहे हैं और उसमें से जो अमृत निकलता है वो समाज को देते हैं। ये बहुत बड़ा काम है और इसी तरह से ये जारी रहना चाहिए। मैंने देखा कि कभी लोग सब मोबाइल पे पढ़ रहे थे, कुछ लोग थे जो मेरी तरह डायरी लाए हुए थे। ये एक नया बदलाव मैंने देखा, बहुत अच्छा बदलाव है। और अंत में मैं ज़्यादा समय न लेकर के आपको, शिवराज सिंह जी, आप बुजुर्ग हैं और इस उम्र में इतनी ऊर्जा आप में दिखती है जो हम लोगों को चैलेंज करती है। आपका इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें। और जो सुरेश चंद्रा जी हैं, नहीं जवान है वो भी, आप लोग जितना जो संयोजन का काम करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। इसी तरह से आप लोग सब लोग करते रहेंगे और आने वाले समय में अभी ये राष्ट्रीय स्तर का जो आपका कार्यक्रम है वो बन चुका है। दिल्ली से आप उत्तर प्रदेश में आ गए हैं, अब किसी राज्य में जाएंगे। और जैसा कि हमारे संचालक महोदय कह रहे थे कि ये वाकई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए ताकि आपको भी बाहर संचालन करने का इसी तरह से मौका मिले, सबको जाने का मौका मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैं आकर के बैठा, मैं मेडिकल फील्ड से हूं, तो अब तक जो मेरा पाला पड़ा वो डॉक्टर से पड़ता है और बहुत स्पीच होती है, मेडिकल फील्ड की स्पीच होती है। तो जो 2-4 डॉक्टर यहाँ बैठे हुए हैं उन्हें पता है कि हमारी मीटिंग्स कैसी होती हैं, नो डाउट। लेकिन बीच में बैठे बैठे जो शुरुआत हुई तो हमारे उधर अमरीश भाई बैठे हुए हैं और इधर हमारे साहब बैठे हुए हैं, तो हमने कहा कि भाई मजा नहीं आ रहा है। ये बात सत्य है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब मुझे इतना मजा आ रहा है
कि इस तरीके के लोग जो रचना अपनी कह रहे हैं उसको सुनने के बाद लगता है कि 2, 4, 10 घंटे भी अगर रहे तो वो सुनी जा सकती हैं, क्योंकि हर एक कविता के अंदर, हर एक रचना के अंदर कोई ना कोई शिक्षा थी। बिना शिक्षा के कोई भी रचना या कविता नहीं कही गई। अब हर आदमी के अपने अपने मर्म थे। जैसे जो मंच संचालन कर रहे हैं हमारे ओम प्रकाश भाई, उनका भी एक शुरू से लेकर आखिर तक की इनकी एक बहुत बड़ी समस्या थी। आज आप लोग समझ नहीं पाओगे समस्या क्या थी, मैं आपको करके बता रहा हूं और आपको मेरे साथ ये काम करना पड़ेगा, नहीं तो इनके मन को संतुष्टि नहीं मिलेगी और उनको संतुष्टि नहीं मिलेगी जिसके लिए मैं एक काम करा रहा हूं आपसे। काम इतना है कि आपको ये दोनों हाथ अपने, हर आदमी को, जितने लोग सभागार में बैठे, ऐसे करने हैं। नहीं, इसको जब तक पीटते रहना जब तक मेरी सांस न उखड़ जाए और शुरू करें, क्योंकि दिक्कत थी ना कि ताली नहीं बज रही है। थोड़ा तेजी से बनेंगे। खाना खाने से पहले आप अपने शरीर को एक्टिव कर लीजिए ताकि भूख अच्छी लगे और आप कम से कम यहाँ से एनर्जी हो जाए, क्योंकि मेरे बात तो कोई बोलने वाला है नहीं। हो है कोई? अब नहीं, कैसे बोल लेंगे, बोल ही नहीं सकते। तो अब हमारे शरीर के अंदर एक स्फूर्ति आ गई होगी और जो इनकी शिकायत थी कि ताली नहीं बज रही, ताली नहीं बज रही, ताली नहीं बज रही, और बज गई और अच्छी बज गई, अच्छी बज गई और मंच संचालन करने वाले की भी थोड़ी सी बज गई। यहां हो क्या रहा था कि जितनी भी कविताएं थी, जितनी संरचनाएं थी, वो सारी की सारी गंभीरता पे थी, हंसी वाली नहीं थी। जबकि कवि अगर चाहे तो अपनी एक रचना से ही पूरे शरीर के अंदर सिहरन पैदा कर सकता है, चाहे तो वो रुला सकता है और चाहे तो वो ठाके लगवा सकता है और चाहे तो वो ताली बजवा सकता है, और ताली भी ऐसे कि जो रुके नहीं। तो बहुत लोगों ने अपनी बात कही, लेकिन सब में कहीं ना कहीं अभाव था। तो मैं आप सारे के सारे कवियों से कहना चाहता हूं कि आप अपनी वाणी के अंदर वो तेज लाइए कि मुझे ताली बजवाने की जरूरत आपको ना पड़े, चाहे पहले चाहे बाद में। तब तक बजती रहनी चाहिए जब तक वो आदमी खुद भी ना समझ जाए कि वाकई यार मैंने कोई अच्छा काम किया है। जब जानदार कविता या गजल की सुनाया जाए, ताली आप रोक अब यस, रुक नहीं सकती। इसमें बीच बीच में इतनी अच्छी अच्छी चीजें आई हैं कि वाकई लोगों का मन प्रफुल्लित हो गया और बहुत सारे कवियों ने बहुत अच्छे काम किए हैं, नो डाउट। कुछ लोगों का महफिल समा बांधने का माहौल हुआ, बिल्कुल बिल्कुल हुआ। ताली भी बजती है। अच्छा, इसमें ताली तो बज गई, लेकिन हमने एज ए अध्यक्ष अजय कुमार जी का, अमरीश जी का, अपने बड़े भाई विवेक जी का और गौरी मैम और गौरे साहब, उनके हमारे पिता तुल्य उनके ससुर हल्के से सांवले, हल्के सांवरिया, और भाई ओम प्रकाश जी, शिवनाथ जी, हमारे सुरेश जी और गीतम सिंह जी, बाकी जितने लोग आए हैं उनका मैं तहे दिल से आने के लिए स्वागत करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। ताली इसलिए पहले बजवाई थी स्वागत से कि आप ताली का जवाब ताली से देंगे, और ताली फिर फीकी रह गई। स्वागत बड़े बड़े लोगों का हो रहा है जो मंचासीन है, तो ताली बजती रहनी चाहिए। अब एक मैटर यहाँ आया था शुरू में ही, एक बहुत बड़ा भाइयों ने एक उधर लगाया कलमकार कुंभ में सहयोग दें। सभी लोग बोल के गए मंच से,
अपने आप में सब सक्षम हैं, सब कुछ हैं, लेकिन उसकी तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान गया है। ये कष्ट की बात है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं जो इस कार्यक्रम को करवा रहे हैं, आपको मुर्गी चाहिए या अंडे चाहिए? क्या सिपाही? नहीं, आपने लिखा हुआ है तो टॉपिक होना चाहिए, और इस टॉपिक के बिना अगले कार्यक्रम नहीं कर पाओगे आप। और जहां आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और लंदन और ये और वो उसके बिना नहीं होती। ये सच्चाई है। अंडरस्टैंडिंग है सर, अंडरस्टैंडिंग है। यस, इस पे प्रकाश डालना चाहिए था और उस मर्म को समझना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, वो जरूरी है। मेरे भाषण जब भी जहां होते हैं वो बहुत गंभीर होते हैं और लोग सुनते ही नहीं, वो सन्नाटा खींच जाते हैं। ऐसा बहुत बार पहले भी हुआ है। तो अब कहा कि नहीं, हमको मुर्गी नहीं, हमको अंडे चाहिए, तो अंडे मैं दे रहा हूं आप लोगों को। जितने भी इस तरीके के प्रोग्राम आज आपके बाद करेंगे अपने संचालन में, कलमकार कुंभ में, मैं आपको हर बार 11,000 रुपये आपको भेजूंगा। इसके लिए करना यह है कि जब भी आप ऐसा कोई कार्यक्रम करेंगे तो मेरे से मिलने आएंगे, ताकि मैं देखूं कि आपके अंदर जो जिंदा दिली थी इस बार मिलने की, वो आपकी बरकरार है या नहीं है। ठीक है सर? और अगर आपको मुर्गा चाहिए तो मैं आपको आज ही लाखों रुपए दे देता हूं। अंडे चाहिए ना, ताकि ये चीज लगातार चलती रहे। दूसरा, ऊपर से मैं इसमें 4-5 हजार रुपए का इजाफा और करूंगा जब आप मुझे बुलाएंगे। तो तब बीच में जितने श्रोतागण हैं और मंच पे बैठे हुए लोग हैं, एटलीस्ट उनको एक बार चाय का इंतजाम आप जरूर करेंगे। मैंने सुना है कवि सम्मेलन जब भी होते हैं टीवी के ऊपर बैठ करके, तो अक्सर कहते हैं कवियों के पास सबसे गरीब लोग हैं हम। तो ये वास्तविकता है, पैसा नहीं मिलता। दूसरा कोई कार्यक्रम होता तो अब तक यहाँ पे घर पता नहीं कितने नोट उठा करके लोग चले जाते। तो इसके लिए मैं व्यवस्था आपकी हमेशा, जब भी हम आएंगे ऐसे उसमें फुर्सत मिलेगी, तो उस वाले कार्यक्रम के लिए हम 5,000 रुपये अलग से और देंगे आपको, जिससे कि श्रोतागण और बस पे बैठे हुए लोगों को आप कम से कम एक बार चाय पिला सकें और उनको स्फूर्ति उनके शरीर के अंदर आप लाते रहें। स्फूर्ति आपके जो व्यंग थे, जो आपकी रचनाएं थी, उसमें बहुत कुछ था, वो स्फूर्तिदायक थी, लेकिन बीच में ये चीज होनी चाहिए। अब सब लोग अब अपने इस यंत्र में पता नहीं क्या क्या लिख करके लेके आए थे। हाँ, क्या बात है, यंत्र तो फेमस हो गया। हाँ भाई इसमें पता नहीं क्या क्या लिख के लाए हैं। फेमस हुआ था ये, तो मैं, यंत्र फेमस हो रहा है। हाँ, तो मैं इसमें लिख के कुछ नहीं लाया हूं, इसमें मेरे मैसेज जो आए थे मैं वो पढ़ रहा हूं। देखिए, जो ये पूरा पृथ्वी है, मैं कवि नहीं हूं, मैं आपको कविता नहीं सुना सकता, लेकिन कुछ रूबरू कर सकता हूं चीजों को। जो ये ब्रह्मांड है या पृथ्वी है या जंगल है, उसमें हजारों तरीके के लोग रहते हैं, हजारों तरीके के जानवर, जीव जंतु सब रहते हैं। नहीं, ये जो आपका आज मंच है ना, ये वो समुद्र मैंने देखा जिसमें इंडिया के कोने कोने से लोग आए हैं। इसमें बहुतायत में प्रजापति लोग हैं, लेकिन इसके अंदर हमारी बहन यहां बैठी हुई थी, झांसी से चल के आई, मुसलमान भी थी, हमारे सिंह साहब भी बैठे हुए हैं, और इसी तरीके से कई बिरादरी के लोग यहां पर बैठे हुए हैं। क्या शहर किसी एक जाति से बन सकता है? क्या मोहल्ला किसी एक जाति से बन सकता है?
क्या ये ब्रह्मांड किसी एक चीज से बन सकता है? नहीं बन सकता। लेकिन एक चीज का जवाब मैं चाहूंगा, जब हम कोई भी किसी भी बिरादरी का आदमी संपन्न हो जाए तो क्या उसे अपने समाज के लिए काम नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। कभी आपने हाथियों को शेरों के साथ खेलते देखा है? देखा है किसी ने? कभी किसी ने लाल चींटियों को, चींटी है और काली चींटियों के साथ इकट्ठे देखा आपने कभी? कि लाल चींटी जहां घूम रही है वहीं पे काली चींटियां भी घूम रही है? कभी देखा आप लोगों ने? कभी हिरणों के झुंड में कुत्तों को देखा है? नहीं देखा ना। लेकिन क्या वो इस सारी पृथ्वी पे सभी लोग नहीं रहते हैं? आप ही के घर में एक तरफ लाल चींटी दिखती है और एक तरफ काली दिखती है, एक तरफ कबूतर झुंड में दिखते हैं तो एक तरफ कौवे झुंड में दिखते हैं, लेकिन वो अपने घर पे ही तो है सबके सब। लेकिन उसके बावजूद भी हर जीव जंतु अपने झुंड में रहता है। मैं आपको सीधा संदेश देना चाहता हूं, अगर आप संपन्न हैं तो अपनी बिरादरी के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करिए। इस मंच से, क्योंकि मैं प्रजापति हूं, मैं प्रजापतियों के लिए पिछले 20 साल से काम कर रहा हूं और हम लगभग 12 से 15 लाख रुपए हर साल अपने लोगों पे खर्च करते हैं। मेरे पास आज 4 फैक्ट्री हैं, 3-4 ऑफिसेज हैं। मेरे यहां लगभग 780 लोग काम कर रहे हैं आज की डेट में। फैक्ट्री एक आदमी से तो नहीं चल सकती, लेकिन इसमें से 700 लोगों में से 500 लोग प्रजापति काम करते हैं। ये क्या है? ये मेरा झुंड है। लेकिन क्या जो बाकी के 250 आदमी वो प्रजापति तो नहीं है? वो मेरा संसार है। मैं अपने झुंड के लिए काम करना चाहता हूं, लेकिन मैं अपनी इस व्यवस्था से बाहर निकलना नहीं चाहता। उसमें मेरे पास सिंह भी हैं, जैन भी हैं, वर्मा भी हैं, शर्मा भी हैं, सब हैं। लेकिन बहुतायत में मैं उनकी सहायता करता हूं जिस बिरादरी के अंदर मैंने जन्म लिया है, मैं उनके लिए काम करता हूं। मैं प्रजापति हूं, इसलिए झुंड में रहिए, आप सुरक्षित रहेंगे। चाहे आप किसी भी बिरादरी के यहां लोग बैठे हों, अगर आपको संपन्न भगवान ने किया है तो अपने लोगों के लिए काम करिए, उनको अपलिफ्ट करिए। आप कभी भी पीछे मत हटिए किसी भी कीमत में। इसी संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्णतः विराम देता हूं और आप सब लोग खाना खाएं और फिर निकलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।